नमस्कार विद्यार्थियों। बीए सेमेस्टर प्रथम के राजनीति विज्ञान के सैंपल प्रश्न पत्र आपके सामने हैं। उत्तर सहित ये पेपर है आपके लिए और ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसमें कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, आपके पेपर के 3 भाग है, अ, ब, स। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आएंगे। भाग अ में बहुविकल्पीय MCQ होंगे, 5 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के हैं, साथ ही रिक्त स्थान के भी होंगे। ये पेपर में आपको सैंपल पेपर में मिल जाएंगे। भाग ब में 5 प्रश्न हैं और हर प्रश्न से आपको एक विकल्प दिया हुआ है। 8 उत्तर का है, 8 अंक का है। ये 150 शब्द सीमा है। भाग स में 5 में से 3 प्रश्न करने हैं आपको और वो 20 नंबर के हैं, 400 शब्द सीमा है। इस प्रकार से ये पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। खंड अ जैसे है तो इसके अंतर्गत बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये पूछ लिया कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, किसकी परिभाषा है? तो ये गार्नर की परिभाषा है। सेकंड क्वेश्चन, जैसे एकात्मक शासन प्रणाली का क्या लाभ है? तो विभिन्न विकल्प होंगे। तो इसमें ए आंसर राइट है, स्थिर और मजबूत केंद्रीय सरकार। तीसरा जो प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये आंसर सी है, राजनीति विज्ञान को सामाजिक समस्याओं से जोड़ना, क्योंकि व्यवहारवाद सामाजिक समस्याओं से नाता तोड़ चुका था। निम्न में से लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत क्या नहीं है? जनता की संप्रभुता है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव है, लेकिन क्या नहीं है? वो एकतलीय शासन नहीं है। सुशासन का मुख्य उद्देश्य? आंसर बी, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी शासन। तो ऐसे आपको 5 बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन करने हैं। फिर आपके भाग अ का ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ब्रैकेट में जो दिए गए हैं वो रिक्त स्थान हैं। जैसे आधुनिक राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता अध्ययन मुक्तता एवं वैज्ञानिकता, एक भी लिखते हो वो भी सही है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्लास में अच्छे से अपन डिस्कस कर चुके हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता कार्यपालिका व्यवस्थापिका का पृथक्करण। संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषता होती है उनका एकीकरण, उनका पृथक्करण। ये अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानून निर्माण। तो ऐसे आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। सेक्शन बी है खंड ब, तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में विकल्प है। जैसे आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन 2 में विकल्प है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं और राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है? इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। वैसे ही प्रश्न 3 है, राज्य की उत्पत्ति और लोक कल्याणकारी राज्य, इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण और शक्ति, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। आपके लिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ये पारंपरिक दृष्टिकोण है, ये क्या है? आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं यदि आपके पास मैटर नहीं है। परंपरागत राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण के ये सब विशेषताएं हैं। जैसे सिद्धांत प्रधान अध्ययन है, नियमात्मक अध्ययन है, संस्थाओं का अध्ययन है, इतिहास आधारित अध्ययन है, कानूनी दृष्टिकोण, नैतिक दृष्टिकोण, व्यावहारिकता की कमी, प्रैक्टिकल नहीं है, ये आदर्शवादी ज़्यादा होते हैं, मूल्य आधारित वैल्यू बेस्ड है, सरकार केंद्रित अध्ययन ये होते हैं। साथ ही आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या इसमें ही अध्ययन कर सकते हैं पॉज करके। राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है, इसकी भी
सारा मैटर आपको यहाँ पर मिला हुआ है। जैसे सीले ने ये कहा, राजनीति विज्ञान इतिहास में संबंध बताते हुए वो लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, जरूर लिखनी है। और ये सब इसके संबंध के पॉइंट्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। आपके लिए ये बहुत बेहतरीन वीडियो है। आपके नोट्स की कमी भी इसमें पूरी हो रही है। राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वो क्या है? वो ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? ईश्वरीय अधिकार है, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, शासन का धार्मिक आधार है, नागरिकों की पूर्ण निष्ठा राजा के प्रति होनी भी आवश्यक है, इसमें राजा निरंकुश होता है। ये सारी विशेषताएं आपको लिखनी है। दैवीय सिद्धांत की कई विद्वान आलोचना भी करते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको लिखने हैं। साथ में निष्कर्ष लिखना है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसकी परिभाषाएं आप लिख सकते हैं, एक दो याद कर सकते हैं। जैसे रिचर्ड टिटमस कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य वह है जिसमें सरकार नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य है। तो इसमें जो सक्रिय भूमिका निभाती है वो कल्याणकारी राज्य है, ये आप लिख सकते हैं। इसके प्रमुख लक्षण आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स बना सकते हैं। इस आधार पर आप इसके प्रमुख लक्षण लिख सकते हैं। भारत में भी लोक कल्याणकारी राज्य है और इसके अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी व्यवस्था की गई है और अनेक जो योजनाएं ये चली है, जैसे नरेगा है, जन धन योजना, ये सब लोक कल्याणकारी राज्य की अर्थ में है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियर अप्रोच क्या है, तो इसके बारे में ये सब अध्ययन है। डेविड ईस्टन ने इसको विकसित किया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके आधारभूत लक्षण विशेषताएं 8 है जो ईस्टन ने बताई हैं। नियमितताएं हैं, सत्यापन है, ये आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है। परिमाणीकरण है, व्यवस्थीकरण है, मूल्य निर्धारण है, शुद्ध विज्ञान है, एकीकरण है, ये आपको याद करनी है। शक्ति का भी आपके क्वेश्चन है, शक्ति क्या है, तो ये शक्ति आप पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ अगर पढ़ के बताए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद इसे पढ़िए। जैसे बैरन ट्रूस ने ये कहा, शक्ति वह मूलभूत क्षमता है जिसे किसी व्यक्ति या समूह का प्रभाव समाज या राजनीति में पड़ता है। शक्ति के विभिन्न प्रकार है, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति, कानूनी शक्ति, नैतिक शक्ति, प्रभावशाली शक्ति, ये सब शक्ति के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको लिखने हैं। लास्ट में आपको हर क्वेश्चन के निष्कर्ष जरूर लिखना है। फिर इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें भी 2 अथवा है, 6 नंबर का क्वेश्चन उसमें भी अथवा है, इनके भी आपके आंसर दिए गए हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है, तो इन सब का प्रमुख उदाहरण जैसे ब्रिटेन है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है संसदात्मक शासन प्रणाली की, ये विशेषताएं आपको वीडियो में मिल रही है। कार्यपालिका दोहरी होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। ये सब संसद की सर्वोच्चता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, स्थिरता और उत्तरदायित्व का संतुलन, ये सब संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। आप लोग इसका अध्ययन अवश्य कीजिए।
अल्पसंख्यकों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? तो इसमें अनुपात के हिसाब से सीटें प्रदान की जाती है। और ये क्या है, थॉमस हेयर ने बताई थी। उनकी बुक थी प्रतिनिधित्व का चुनाव, उसके अंतर्गत बताई थी। इसके प्रमुख गुण ये हैं: न्याय संगत प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों की भागीदारी, बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा, ये सब इसके गुण हैं। जनता की जो वास्तविक राय है उसका प्रतिबिंब है। गठबंधन सरकार को भी इसमें बढ़ावा मिलता है। प्रतिनिधित्व की विविधता, ये सब निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। कार्यपालिका का क्या अर्थ है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इसमें ये लिख सकते हैं। इनकी जो विभिन्न कार्यपालिका की कोटेशन है, 1 या 2 कोटेशन आप याद कर सकते हैं, सारी याद नहीं हो तो। जैसे डी बसु ने ये कहा है, कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो विधायिका के अधिनियमों को लागू करने और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी होती है। 2 प्रकार है, नाम मात्र की और वास्तविक। ये भी पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन में भी। प्रमुख कार्य ये है: वैदेशिक कूटनीति से संबंधित कार्य भी है, योजना और विकास से संबंधित कार्य भी है, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा का कार्य भी है, न्यायिक कार्य भी है, सार्वजनिक सेवा कल्याणकारी कार्य भी है, वित्तीय कार्य, आपातकालीन कार्य, ये विभिन्न कार्य न्यायपालिका के हैं, कार्यपालिका के हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो तीनों जो सरकार के अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अपने अपने कार्य करें, अपने अपने क्षेत्र में पृथक रहकर, ये शक्ति पृथक्करण। इसके जनक मॉन्टेस्क्यू, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये मॉन्टेस्क्यू की कोटेशन है। ये विभिन्न और दूसरी कोटेशंस हैं, वो आप लिख सकते हैं। जॉन लॉक की भी है, वेड फिलिप की भी है, डी बसु की भी है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रमुख लक्षण ये हैं: तीनों शाखाओं की स्वतंत्रता रहती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है, लोकतंत्र को सुरक्षा रहती है, कानूनी सुरक्षा रहती है, नियंत्रण और संतुलन रहता है, और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। खंड स में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में से आपको 3 प्रश्न अवश्य करने हैं। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है।